अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 300 साल पहले औरंगजेब और उसके पहले 1000 साल पहले सैयद सालार मसूद गाजी, ये दोनों अपनी कब्र से बाहर आ चुके हैं और अभी भी इन्होंने नागपुर में दंगे करा दिए, संभल में तनाव फैलाया हुआ है और इनकी वजह से पूरे देश का माहौल इस वक्त सांप्रदायिक तनाव की चपेट में है। इतिहास के ये दुर्दांत शासक और आक्रमणकारी थे जिनके लिए आज भी इस पूरे देश भर में माहौल का राजनीतिकरण और सांप्रदायिकरण हो गया। आखिर ये दोनों शख्सियत आज की राजनीति में इतने प्रासंगिक क्यों हैं? हम इस विषय पर आज विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मैं लगातार देख रहा हूं और आप भी देख रहे होंगे कि सैयद गाजी और औरंगजेब इस वक्त राजनीतिक मुद्दा बनकर पूरे देश भर में छाए हुए हैं। आज चर्चा इसी विषय की। अब बहनों भाइयों, सैयद सालार मसूद गाजी कौन था ये? आप सबको याद होगा कि 11वीं शताब्दी में भारत के सबसे प्रसिद्ध प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करके उसे लूटने वाला, जिसे हिंदू आस्था पर उस वक्त सबसे बड़ी चोट बताया गया था, उसको लूटने वाला महमूद गजनवी, आक्रमणकारी, लुटेरा, दुर्दांत शासक। उसके सेनापति का नाम था सैयद मसूद गाजी सालार गाजी। ये सेनापति ऐसा था जिसने 11वीं शताब्दी में संभल के राजपूत राजा को हराया था और उनको हराने के बाद उसने संभल पर कब्जा किया था और आगे बढ़ते हुए जब वो बहराइच की तरफ गया तब उसका सामना हुआ था राजा सुहेल देव से। संयुक्त सेना थी उनकी और बड़ी, जो इतिहास में हमारे पास जानकारी मिलती है, बड़ी भीषण लड़ाई हुई थी। इतनी भीषण लड़ाई हुई थी कि उस लड़ाई में राजा सुहेल देव की सेना जीत गई थी और सैयद मसूद सालार गाजी हार गया था। उस युद्ध में इसकी मौत हो गई थी। आज भी उसकी मज़ार बहराइच में है, जिसको दरगाह का नाम दिया जाता है। गाजी की ये मज़ार गाजी मियाँ के नाम से मशहूर है और ये बहराइच में स्थित है और इसकी याद में संभल में एक मेला लगता है, नेज़ा मेला, और अभी से नहीं, काफ़ी समय से लगता आ रहा है। उस वक्त उसको संत का दर्जा दिया गया था। अब जब इस बार से संभल में दंगा हुआ, कई लोग मारे गए, उसके बाद से हालात में परिवर्तन आया। इस बार नेज़ा मेले को, जो सैयद मसूद सालार गाजी की याद में लगता है मेला, उसको प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, पुलिस ने भी नहीं दी, ये कहते हुए कि वह एक आक्रमणकारी था, एक लुटेरा था, एक डाकू था, एक बर्बर सेनापति था जिसने कत्लेआम किया, बेगुनाहों का खून बहाया। लिहाजा इस बार अनुमति नहीं दी गई। अनुमति न मिलने का मुद्दा एक राजनीतिक हो गया और पुलिस ने सख्ती दिखाई है और कहा कि अगर बिना अनुमति मेले का आयोजन किया गया तो खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में आपस में बड़ी भिड़ंत हुई है। और उसके पहले चलें तो कल रात में 300 साल के बाद औरंगजेब अपनी कब्र से बाहर आया और उसकी वजह से पूरे नागपुर दंगे की चपेट में आ गया। आगजनी हुई, वाहनों का नुकसान हुआ, संपत्ति का नुकसान हुआ, लोग जख्मी हुए, एकता विखंडित हुई, सांप्रदायिक तनाव हुआ, पुलिस वाले भी चोटिल हुए, आम आदमी भी चोटिल हुए, घायल हुए। बहनों भाइयों, कोई 300 साल के बाद और कोई 1000 साल के बाद भी आज भारत में राजनीतिक रूप से इतना प्रासंगिक क्यों है? क्या उसके बाद जुल्म नहीं हुए? अंग्रेजों ने इस देश में जो जुल्म का कहर ढाया, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, और जो मुगलों ने किया उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, या उनके पहले खिलजी और लोधियों ने, वंशजों ने जो किया उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। भारत हमेशा से आक्रमण का शिकार रहा है और उसको बाहरी लोगों ने जम कर लूटा था। लेकिन इतिहास में सैकड़ों साल पहले की ये वाक़े आज हमारे वर्तमान को क्यों प्रभावित कर रहे हैं? क्या कोई इसका राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश है? क्या लोगों की भावनाओं को उकसाया जा रहा है? और क्या इसका कोई राजनीतिक फ़ायदा सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष लेना चाहता है? वो बहुत सी पुरानी चीज़ों को, जख्मों को कुरेदा क्यों जा रहा है?
इसके बारे में हमें विचार करने की और चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या ये वाकई में इतिहास के सबक हैं जो हमें सीख के रूप में सामने आ रहे हैं, या फिर इनको जानबूझकर कुरेदा जा रहा है ताकि अपने अपने वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये देश तनाव नहीं चाहता। यहाँ के नागरिक सांप्रदायिकता नहीं चाहते। यहाँ के नागरिक अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, महंगाई नहीं चाहते, रोजगार चाहते हैं, काम धंधा चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं, वैज्ञानिकता चाहते हैं, व्यवहारिकता चाहते हैं। तो फिर यहाँ के माहौल को ख़राब करने की कोशिश क्यों? ये दोनों पक्षों से सवाल किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज आए कुछ आप बयान सुन लें, फिर इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कि यह नेजा मेला अब्दुल सलार गाजी की स्मृति में मनाया जाता है, जो कि एक लुटेरा था तथा एक आतताई था, जिसने सोमनाथ मंदिर सहित बहुत सारे मंदिरों का ध्वंस किया, साथ ही काफी हत्याएं की। इस तरह के लुटेरे और हत्यारे की स्मृति में इस तरह के आयोजन का किया जाना सर्वथा अनुचित है तथा देशद्रोही है। कि भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहाँ पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहाँ हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा। देखिए, ये पूरी तरीके से समाज को तोड़ने के लिए, समाज को कैसे विघटन हो, कैसे तनाव हो, ये महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। ये कुंभ में कितने लोग मर गए उस पर चर्चा नहीं कराएंगे, उस पर श्रद्धांजलि नहीं दी है प्रधानमंत्री, और इस पर कोई बात नहीं करते। कितने लोग लापता हैं उस पर बात, क्योंकि सारी चीज़ों को दबाना है। तो कहीं मेला पे ले आएंगे, कहीं कब्र पे ले जाएंगे, तो ये इस पर काम कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक ऐसा आक्रांता जिसने इस देश में सोमनाथ मंदिर से लेकर हजारों मंदिरों को तोड़ा, सनातनियों का लहू बहाया, देश के स्वाभिमान को पद्दलित करने का काम किया, ऐसे आक्रांता के नाम पर यदि कोई मेला लगाना चाहे, कोई प्रदर्शनी लगाना चाहे, तो निश्चित रूप से इसकी इजाजत उत्तर प्रदेश में तो नहीं दी जा सकती। 2023 तक वहाँ पर नेजा मेला लगता था, जो सैयद सलार मसूद गाजी की याद में मेला लगता था। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि एक आक्रमणकारी लुटेरे के लिए इस तरह के मेले का आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी, और जो ऐसा करने की कोशिश करेगा वो देशद्रोही। तो अब तक अनुमति क्यों दी जाती रही है, ये प्रश्न भी उत्पन्न होता है। और लोग इसकी याद में मेला क्यों आयोजित करना चाहते हैं? वो दूसरे काज के लिए भी कर सकते हैं। क्या ये जानबूझकर दोनों समुदाय के कुछ लोग एक दूसरे की भावनाओं को उकसाकर अपने अपने हित साधना चाहते हैं? इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा, डिबेट और पड़ताल की आवश्यकता है, इसलिए मैंने आज डिबेट आयोजित की है। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। हाजी नाजिम खान जाने माने स्कॉलर हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, चक्रपाणी महाराज हिंदू सभा के महासभा के अध्यक्ष, हेमंत तिवारी जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस सारगर्भित परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अनिला जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करता हूं और मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब 2023 तक आपकी पार्टी की हुकूमत ने, जो उत्तर प्रदेश में है, उसने अनुमति पहले दी थी, तो इस बार आपने किन वजहों से वो अनुमति विड्रा कर ली? मेरी सबको राम राम। और ऐसा नहीं है कि 2017 के बाद काम नहीं हो रहा था। सरकार जो है ऐसे कार्य नहीं कर रही थी कि जो गलत है उनको सही ना कर रही हो, तो वो जहां जहां दुरुस्त होना है लगातार जो है उस पर कार्य चल रहा था। अब इसका नंबर आया तो इसको भी दुरुस्त कर दिया। हमें ये फोकस करना चाहिए कि भाई दुरुस्त हुआ कि नहीं हुआ। जी हाँ, दुरुस्त हो रहा है। अब उसको लेकर लोग राजनीति करना चाहते हैं, औरंगजेब को ये बनाना चाहते हैं ब्रांड एम्बेसडर भारतीय मुसलमानों का। ये मजार बोलते, मैं कहूंगी इसकी कब्र पर मेला लगाकर आप कह रहे हैं कि भाई संभल का ये इसको हीरो बनाना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, और होना भी नहीं चाहिए। भाई भारतीय मुस्लिमों के ये आइडियल्स कब से हो गए हैं? भारतीय मुस्लिम जो हैं, आपके पैनल पर भी बैठे हुए हैं मुस्लिम स्कॉलर, भाई बताएं तो
कोई एक चीज तो बताएंगे जिसकी वजह से ये अपने अपना ये ब्रांड एम्बेसडर इन लोगों को बनाना चाह रहे हैं, हीरो बनाना चाह रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि लाखों लाख हिंदुओं का कत्ल किया। हाँ, सोमनाथ मंदिर जो है उसको इन्होंने लूटा। हाँ, हम तो जानते हैं औरंगजेब ने किस प्रकार से उसकी जो बर्बरता थी। और आज आप देख लीजिए, आपने नागपुर क्या संभल आपके लिए लेकर आए नया थे। बैटल ग्राउंड है? आपके जितने भी पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं और इस वक्त जिस तरह का हुकूमत का दबाव संभल के ऊपर और संभल के मसलों पर है, क्या संभल आपके लिए नई पॉलिटिकल फील्ड है? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहूंगी कि अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करती हूँ तो पॉलिटिक्स तो सत्ता में रहने के लिए किया जाता है ना। तो केवल संभल आपको लगता है कि संभल या संभल के आसपास के जिलों में राजनीति कर कर हम सत्ता में आ सकते हैं? जी नहीं। कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में जब आता है जब उस प्रदेश या उस राष्ट्र की जनता उसमें अपना विश्वास दिखाती है, जब आप राइट कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स करते हैं। आप कोई भी खाना बनाइए, सब्जी बनाइए, केक बनाइए, पकौड़ी बनाइए, कुछ भी बनाइए, राइट कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो आपको लगता है कि आपके राइट कॉम्बिनेशन में मुसलमान आते हैं या नहीं? आप ये बता, आप उठा लीजिए ना, कोई भी सोशल स्कीम उठाकर देख लीजिए। आप मुझे बता दीजिए कि सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, या एक भी स्कीम उठाकर बता दीजिए जिसमें मुसलमानों को फायदा नहीं हो रहा हो। फर्क ये है ब्रजेश जी कि अब तक हो क्या रहा था, इनको सर पे बैठा के रखा हुआ था। अच्छा करे बुरा करे कुछ भी करे, तुष्टीकरण की राजनीति इतनी ज्यादा हो रही थी कि बिगड़ गए। आदत पड़ गई इनको कि हम कैसे बिगड़ गए? मतलब क्या क्या करते हैं ये लोग जिनको आपको कहती हैं कि बिगड़ गए? नहीं, आप बताइए, सोमनाथ के लुटेरों को उसकी याद में उसको हीरो बनाकर मेला लगाएंगे तो इसको मैं क्या कहूं? तो ये बात कल्याण सिंह जी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार थी, और उसके बाद 2 बार से योगी जी हैं। ये अभी आपको 2025 में समझ में आया? नहीं, अभी तो आप देखिएगा 2025 क्या 26 में भी देखेगा, 27 में भी देखेगा, 28 में भी देखेगा, 29 में भी देखेगा। देखते रहिए, अभी भी बहुत सारी चीजें आपने अभी इस डिबेट में कहा कि आप सत्ता की राजनीति करती हैं, तो क्या संभल में आप सत्ता की राजनीति के लिए इस तरह के कदम उठा रही हैं? नहीं, आप मुझे बता दिए 17 के बाद कोई भी साल ऐसा गया हो जब करेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं की गई हो। एनी ऑफ द रीजन, एनी ऑफ द इंडेक्स, कोई एक चीज बता दीजिए जहां करेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं की गई हो। तो अगर अब संभल में हो रही है तो क्यों परेशानी हो रही है? किसी को 300 साल के बाद, किसी को 1000 साल के बाद आप कब्र से क्यों निकाल रही हैं? क्यों नहीं निकालेंगे? निकालना चाहिए, बिल्कुल निकालना चाहिए। ये बदकिस्मती है औरंगजेब की कि उसकी कब्र जो है हिंदुस्तान में बनी हुई है, भारत में बनी, पाकिस्तान में बनी होती तो बढ़िया रहता। भारत में बहुत से अंग्रेजों की भी कब्रें बनी हैं जिन्होंने हमारे देशवासियों पर बेइंतहा जुल्म किए। बिल्कुल नहीं, तो उनका आप कभी उनके बारे में कोई विचार प्रकट नहीं करती कि उनकी भी कब्रें खुदवा दी जाएं और उनके नाम पर जो स्मारक हैं जिन अंग्रेजों पे जिन्होंने इस देश पर भयावह अत्याचार किए, जो हमारी आपकी 2-4 पीढ़ियों के पीछे हुआ है और हम आप सब उससे वाकिफ हैं, उनके लिए कुछ आपके मन में कड़वाहट नहीं है? देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय ईसाई इन लोगों को अपना हीरो नहीं मानते, ठीक है? इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं मानते। तो क्या आप अंग्रेजों को, ईसाइयों को अपना ब्रांड एम्बेसडर मानती हैं, उनके प्रति सिंपैथी रखती हैं? मैं तो इस भारत के एक एक नागरिक के प्रति सिंपैथी रखती हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं गलत को सही कह दूंगी। अंग्रेज आक्रमणकारी थे और उन्होंने भारत को लूटा और हमारे मुल्क के लोगों पर भयानक अत्याचार किया, आप सहमत हैं? बिल्कुल। उनकी कब्र भी खुदवा के ना उनके देश में भिजवा देने चाहिए उनके रिमेन्स। गुड, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं हाजी नाजिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका हाजी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैडम ये जानना चाहती हैं और बीजेपी से ताल्लुक़ रखती हैं, सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता हैं रूलिंग पार्टी की। आप एक आक्रमणकारी लुटेरे जो सेनापति था जिसने भयानक जुल्म वहाँ की जनता पर किया और आक्रमणकारी था, इस देश के खिलाफ था, आप उसकी याद में मेला क्यों आयोजित करना चाहते हैं? हाँ ब्रजेश जी, देखिए जिस तरीके से अभी भाजपा की प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, देखिए किस तरीके से प्रेम भाव इनके मन से मुस्लिमों के लिए कोट कोट कर निकल रहा था। तो ये इन्होंने कितने ऐसे अल्फाज बोले, इन्होंने कहा कि देखिए सर पे बिठाल रखा था
और मुसलमानों को नीचे उतार दिया गया, ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग ये कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत के बारे में, आपने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पे हर नागरिक पर जितना अत्याचार करा, शायद मुझे लगता है कि उतना अत्याचार तो किसी भी राजा महाराजा ने नहीं किया भारतीय लोगों पे जितना ब्रिटिश हुकूमत ने करा। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की तो ये बड़ी तारीफें करती है, लेकिन जो मुगल काल के अंदर, जो मुगल के काल के अंदर ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन हाजी साहब, मैं आपको टोकना नहीं कभी चाहता, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको, इस देश में मेजॉरिटी है, चाहे पॉलिटिशियन हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, वो अंग्रेजों के जुल्म के बारे में बात नहीं करना चाहते। आप भी नहीं करना चाहते, जबकि उन्होंने इतने दुर्दांत हमारे देश के नागरिकों के साथ 200 साल तक व्यवहार किया कि हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाँ ब्रिजेश जी, देखिए मैं हाजी नाजिम खान देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़ा हुआ है। देखिए हम लोगों तो आप सैयद मसूद सालार गाजी के खिलाफ क्यों नहीं खड़े? हाँ देखिए ब्रिजेश जी, आपने अभी सैयद साहब का नाम लिया, तो मैं उससे पहले कहना चाहता हूँ कि भारत को असल में, मैं उसे साहब नहीं मानता, आप भले मानते हो। हाँ देखिए ब्रिजेश जी, देखिए वो अपना, देखिए ये भारत है, भारत संविधान से चलता है, सबको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, अपनी अपनी बातें रखने की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत ने भारत का एक जुल्म और बेइंतहा वाला जो माहौल भारत के अंदर बनाया गया, यह हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे अपने बुजुर्गों को फांसी के फंदे पर लटका दिए थे, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं। लेकिन भाजपा की प्रवक्ता जिस तरह की बातें कर रही है और कह रही है कि मुसलमानों को, आपने अब तक मुझे नहीं बताया कि आप क्यों ऐसा चाहते हैं कि सैयद सालार मसूद गाजी की याद में नेजा मेले का आयोजन किया जाए। आप मुझे कारण बताइए। हाँ ब्रिजेश भाई, देखिए जिस तरीके से ये उर्स वगैरह लगते हैं, तो देखिए यहाँ उर्स से बहुत फायदे होते हैं। लोग बाग दुकानें लगाते हैं और उन्हें रोजगार मिलता है। ऐसा नहीं है कि कुंभ के मेले की तरह है कि यहाँ मुसलमानों की एंट्री बिल्कुल है, मुसलमान नहीं आ सकते। यहाँ तो उर्स के मेले में देखिए तो हिंदू भाई भी आएंगे दुकान लगाने के लिए, मुस्लिम भाई भी दुकान लगाने के लिए आएंगे। संतों के लिए लगाया जाता है। वो तो सेनापति था गजनवी का, और महमूद गजनवी का, और उसका सगा भांजा भी था। आप इतिहास से वाकिफ हैं। उसने आक्रमण भी किया था संभल पे, संभल को लूटा था, कत्लेआम किया था। उसकी याद में उर्स मनाना क्या ये ठीक बात है? आप इसे ठीक मानते हैं? ब्रिजेश भाई देखिए 2023 तक जिस तरीके से उर्स बनाया गया, तो ये मौजूदा सरकार को सोचना चाहिए था। हम तो ये कहते हैं कि भारत के अंदर जो भी आक्रांता है, चाहे ब्रिटिश हुकूमत के हो या किसी के भी हो, जिन्होंने भारतवासियों के साथ जुल्म करा, उनका कोई भी उर्स या कोई भी उनके हाजी नाजिम साहब, मैं तो कहता हूं कि आप लोग आगे आइए और इस बात की डिमांड रखिए कि सरकार इस तरह के आक्रमणकारियों के दुर्दांत, जिसने हमारे देश के भाई बहनों पर जुल्म किए, मुसलमानों पर भी जुल्म किए, हिंदू पर भी जुल्म किए, उनमें से किसी की भी याद में कोई उर्स या मेले का आयोजन न किया जाए, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो फ्रेंच हो, और चाहे वो मुसलमान हो। हाँ ब्रिजेश जी, देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, अभी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है ना, भाजपा की प्रवक्ता बहुत बोल रहे थे और इन्होंने बहुत उनकी क्रूरता के बारे में बताया। तो मैं कह रहा हूँ कि हर इंसान के अंदर अच्छाई के साथ बुराई भी होती है, बुराई के साथ अच्छाई भी होती है। तो कौन सी अपनी अच्छाई के लिए 300 साल के बाद औरंगाबाद से अपनी कब्र से निकलकर नागपुर पहुंच गया? हाँ तो ब्रिजेश जी, मैं वही चीज तो कहना चाह रहा था। अभी देखिए यहाँ मंदिरों का भी जिक्र आया, सोमनाथ मंदिर लूटने का भी जिक्र आया, मंदिर तोड़ने का भी जिक्र आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मंदिर अगर तोड़े हैं तो देखिए मंदिर बनाए भी गए हैं, मंदिरों को जगह भी दी गई है। जिसका चित्रकूट के अंदर बालाजी मंदिर को दी गई जमीन है, और आपके मैं आपको फिर मौका दे रहा हूं और मैं आपसे लॉजिक पूछ रहा हूं कि कामिया का मंदिर का भी सालार गाजी की याद में उर्स मनाने का, मेला लगाने का औचित्य क्या है? हाँ ब्रिजेश जी, देखिए सालार के जो उर्स की बातें हो रही है, तो हम लोग ये कहते हैं कि देखिए नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। आप लिख कर दे दो, सब बीजेपी का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। आप एक लिख के दे दो कि हम नहीं मनाएंगे उसकी याद में, हम ऐसे ही उर्स लगाएंगे, इनका मुद्दा खत्म हो जाएगा। आपको भी तो चैन नहीं है तवा गरम किए बिना ना, प्रॉब्लम ये है। सर धन्यवाद, मैं आपको सेकंड राउंड में फिर समय दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। मैं चक्रपाणी महाराज जी को आमंत्रित करता हूं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। चक्रपाणी जी, उर्स लगे कि ना लगे? देखिए ये ब्रजेश जी, जितने भी ये माहौल दिखाई दे रहे हैं उसके तह में जाइए तो ये पता चलेगा कि देखिए इतिहास स्वयं को दोहराता है।
और इतना ना मुस्लिम तुष्टीकरण में पूर्व की पार्टियां ने तुष्टीकरण किया। आप जरा सोचिए कि सलार गाजी के नाम से निजाम मेला लगेगा, और आप देखिए जिन महापुरुषों ने, महाराजा सुहेल देव ने इनके दांत खट्टे कर दिए, उनके नाम से उन सरकारों ने एक जगह भी व्यवस्था, मेला की व्यवस्था नहीं की, उनका महिमा मंडन नहीं किया। यानी हर देश, कोई भी विश्व के किसी भी देश में चले जाओ तो वहां के देश अपने महापुरुषों का महिमा मंडन करते हैं, उनके वीरता की बात बताते हैं, ताकि पौरुषता और वीरता लोगों में, युवाओं में, बच्चों में संस्कार आए। लेकिन यहां उलट था, जिसने हमें लूटा, जो आकर के एक विदेशी लुटेरे आकर के लूटने का काम किया। और हम आप ये बात नहीं करें कि औरंगजेब या मुगल लुटेरे थे, वो स्वयं अपनी पाप की कठरी अपनी पुस्तक में स्वयं लिखते थे। वो साकी मुश्ताक ने जो पुस्तक लिखा, जो औरंगजेब कालीन था इतिहासकार, वो मिनट औरंगजेब लिखवाता था, मासिर आलमगिरी। आप स्पष्ट रूप से देखिए कैसे लिखता है कि हम मंदिर को यहाँ तोड़ रहे हैं, इतने तारीख को ये तोड़ रहे हैं, कैसे राजस्थान से मंदिरों को तोड़ के लाया जाता है, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, सीढ़ियों में चुनवा देता है, कैसे क्या इस देश में आक्रमणकारी सिर्फ मुसलमान थे? क्या इस देश को पुर्तगालियों ने, फ्रेंच ने और अंग्रेजों ने नहीं लूटा? उनके बारे में आप क्या ओपिनियन रखते हैं? उनकी याद में तो सड़कें हैं, उनकी याद में तो स्कूल कॉलेजेस खुले हैं, उनकी याद में तो होटल्स बने हैं, उनकी याद में इतने यहाँ पर चर्च बने हुए हैं, आप देख के हैरान रह जाओगे। मंदिर 100 फीट में है, लेकिन चर्च 100 एकड़ में है। ब्रिजेश जी, एक तो आपकी आवाज कट रही है, लेकिन फिर भी मैं जितना सुना हूं जवाब दे रहा हूं। देखिए, पुर्तगाली और अंग्रेजों की जो बात कर रहे हैं, तो पुर्तगाली अंग्रेजों के इस देश में कोई समर्थन करने वाला नहीं बैठा है, लेकिन मुगलों के समर्थन करने वाले हाजी नाजी बैठे। अभी देखिए, कह रहे हैं कि जी मंदिरों के लिए औरंगजेब ने जमीन दिया। अरे भाई, जो खुद लुटेरा था उसकी क्या औकात है वो जमीन देगा? हमारे मंदिरों को तोड़ के गुम्बद बना करके, और हींग लगे ना फिटकिरी रंग चोखा, यानी कि हमारे मंदिरों को लूटा भी और उसने गुम्बद बना दिया। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, माइनॉरिटी एक्ट के बहाने ईसाइयों के जो इंस्टीट्यूट हैं वो आज भी बाहर से ही संचालित होते हैं, उन्हें पैसे भी बाहर से आते हैं, वेटिकन तक से पैसे आते हैं, और आज भी जो उनके स्कूल कॉलेजेस हैं उसमें आप दखल नहीं दे सकते हैं। हाईकोर्ट उनकी कमेटियों के, हाईकोर्ट के जजेस चेयरमैन होते हैं, और उन पे आप 1 इंच ज़मीन नहीं ले सकते। उन्होंने खुद को इतना प्रोटेक्ट कर रखा है। उनके बारे में नहीं बोला जाता, जिन्होंने खरबों की संपत्ति आज भी हिंदुस्तान में कब्जा किए बैठे हैं। और नहीं हो तो आप आओ लखनऊ, मैं दिखवा देता हूं आपको। ब्रजेश जी, देखिए, ये मिशनरियों के माध्यम से धर्मांतरण सब जानता है कि जोरों से होता है, उसका हम सभी विरोध करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये जो मुगलों ने जो हमारे महापुरुषों पे अन्याय किया, हमारे देश को लूटा, इनका महिमा मंडन करें। आप बताइए कि उतनी ही बेपनाह नफरत अंग्रेजों से भी होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। नाम पे मजार बना करके अगर एक्टिवली कोई धर्मांतरण करा रहा है, आप चले जाइए जौनपुर, आप चले जाइए श्रावस्ती, आप चले जाइए बहराइच, कभी ईसाइयों पर कार्रवाई होती है जो धर्मांतरण करा रहे हैं? आप चले जाइए गोरखपुर रीजन की तरफ, बड़े पैमाने पर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के गरीब लोग ईसाई हो गए हैं। आप लोग क्यों विरोध नहीं करते उसका? आप ठीक कह रहे हैं, और पूरे देश में हम नहीं, उसका होता है ना, क्यों नहीं विरोध? डॉलर पाउंड में पैसा आता है सर उनके पास, जाता है, लेकिन बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन थैंक यू सर। मैं नेक्स्ट राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को सम्मिलित करूंगा। मेरे साथ फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। फराज भाई, स्वागत आपका। आप क्यों चाहते हैं, आपकी पार्टी क्यों हिमायत कर रही है कि एक आक्रमणकारी लुटेरे गजनवी के सेनापति की याद में हिंदुस्तान में कोई उर्स या मेला लगे? आप क्यों हिमायत कर रहे हैं? ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो आप मुझसे बधाई ले लीजिए कि मैं पिछले 20 दिन से ये औरंगजेब का जो इवेंट है, ये जो टॉपिक है, ये सुन रहा हूं, लेकिन आप इस देश के, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, इस देश के दूसरे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अंग्रेजों की भी बात उठाई। तो बहरहाल जो आपकी जर्नलिज्म है उसको सलाम ब्रिजेश जी। अभी थोड़ी देर में कुछ कठिन सवाल करूंगा, तो हो सकता है आपकी ओपिनियन मेरे बारे में बदल जाए, इसलिए आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ब्रिजेश जी।
ब्रिजेश जी, देखिए, भारत समाचार के करोड़ों दर्शकों को यह पता है कि अगर आज की तारीख में कोई निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है तो ब्रिजेश मिश्रा जी करें। खैर, अब अंग्रेजों पर आ जाइए ब्रिजेश जी। अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले, अंग्रेजों से चिट्ठी लिखकर माफी मांगने वाले, अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले, आप इनसे उम्मीद करते हैं कि ये अंग्रेजों के लिए ब्रिजेश जी कुछ बोलेंगे? अरे इस देश में अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक इस देश पर राज किया, और जब अंग्रेज नहीं आए थे ब्रिजेश जी, तो आप ये चेक करवा लीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, तो इस देश की जीडीपी पूरे विश्व की जीडीपी की लगभग 1/4 थी। और जब अंग्रेज यहाँ से गए, मीठे मीठी बातों से गुमराह ना करें, मुझे ये बताएं कि सैयद सलार मसूद गाजी की याद में उर्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? आप मुझे गुमराह ना करें सर। और असली लुटेरे अगर कोई थे तो वो अंग्रेज थे, जिन्होंने भारत को पूरी क्या सालार मसूद लुटेरा था, आक्रमणकारी था या नहीं? फर्रुखाबाद में क्या क्वीन विक्टोरिया का स्मारक है कि नहीं? सर, आप मेरे सवाल को डाइवर्ट कर रहे हैं और एक्चुअल जवाब देने के बजाय आप मिसलीड कर रहे हैं सर। आप मुझे बताइए कि सलार मसूद की याद में मेला लगे या ना लगे सर? देखिए ब्रिजेश जी, जो लोग मेला लगवाते हैं, जो लोग मेला कमेटी में, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि मुझे इनका इतिहास अभी इतना नहीं मालूम है, इसलिए अभी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये मैं आपके चैनल के सामने बोल रहा हूं, तो जब मैं इसको पढ़ लूंगा कि ये कौन थे सालार मसूद, क्या थे, उसके बाद में मैं जरूर कमेंट करूंगा। आप कहें तो मैं आपको बता देता हूं। वैसे मैंने बताया है कि महमूद गजनवी का भांजा था। 11वीं शताब्दी में उसने संभल में एक राजपूत राजा को हराकर कब्जा किया था, बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया था। फिर बहराइच तक वो आया, जहां राजा सुहेल देव के साथ उसका भयानक युद्ध हुआ, और उस युद्ध में राजा सुहेल देव जीते और गाजी मारा गया। तब उसकी उम्र 19 साल थी, 19 ईयर ओनली। देखिए ब्रिजेश जी, जहां तक रही बात राजा महाराजाओं की, तो राजा मान सिंह का नाम तो सबने सुना होगा, जिनके नाम से होटल भी है दिल्ली में और उनके नाम से एक सड़क भी है। हल्दी घाटी का युद्ध भी सबको पता होगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो महाराणा प्रताप के खिलाफ किसने लड़ा था अकबर की तरफ से, ये भी जरा से आप बता दिए ब्रिजेश जी। राजा जय सिंह वन, ये जो मुगल सेनाओं की अगुवाई कर रहे थे और औरंगजेब के ये खास सिपह सालार थे, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कितने अत्याचार किए थे, तो ये सब तो हम लोग को पता ही है ब्रिजेश जी। और दूसरी बात ये है कि अभी बहुत आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, वो राजा जय सिंह थे का जिक्र हो रहा है। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं औरंगजेब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। शासक थे, मैं मानता हूं, लेकिन क्या यह हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है कि कश्मीर के राजा हर्ष इस देश के वो पहले राजा थे जिन्होंने एक अधिकारी नियुक्त कर रखा? लोग ये भी जान गए कि आप संभल के सवाल पर और गाजी के सवाल को इग्नोर कर रहे हैं। लोग ये भी जान गए कि आप इग्नोर कर रहे हैं। ब्रिजेश जी, मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिंपल ये बात बोल रहा हूं कि एज यू करेक्टली पॉइंटेड आउट, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इस देश में नफरत का बीज बोकर हिंदू को मुसलमान, एक दिन हेमंत जी बता रहे थे कि लखनऊ का सबसे प्रमुख मार्ग है महात्मा गांधी मार्ग, और उसमें अगर आप देखें तो सिर्फ एक मंदिर मिलेगा, वो भी 100-150 फीट में हनुमान जी का। लेकिन उस रास्ते पे हेमंत जी मुझे बता रहे थे 6 चर्च हैं, और कोई भी चर्च 10 एकड़ से कम का नहीं, कोई 20 एकड़ से कम नहीं। मुख्य लखनऊ की ये बात हेमंत जी एक दिन जिक्र कर रहे थे। हेमंत जी हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक लुटेरे की याद में उर्स मनाया जा रहा है सर, क्यों ऐसा हो रहा है? आज से थोड़ा ही मनाया जा रहा है, बहुत समय से मनाया जा रहा है। आपने सही सवाल उठाया कि इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया गया, लेकिन यहाँ एक दूसरा सवाल भी है कि अगर साल 2023 तक मनाया जा रहा था और किसी सरकार, किसी प्रशासन, किसी पुलिस ने सवाल नहीं उठाया, तो 2024 में क्यों नहीं मनाया गया? 2024 में अगर नहीं मनाया गया तो उसकी वजह थी कि रमज़ान पाक का महीना चल रहा था। तो साहब, अब भी तो रमज़ान पाक का महीना चल रहा है, फिर 2025 में क्यों झंडा गाड़ दिया गया वहाँ गड्ढा खोद करके? इस पर पहले बात कर ली गई होती, समझा दिया गया होता, जैसे रमज़ान फिलहाल तो टल जाती बात। लेकिन दिक्कत क्या है
कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है कौमी एकता की, उसको तोड़ने के सबसे बड़े गुनहगार जिम्मेदार ये पॉलिटिकोस है, ये राजनेता है। सबका मुनाफा है। एक पक्ष है जो 80% का शुभचिंतक है, एक पक्ष है जो 20% का शुभचिंतक है। तो 80-20 की लड़ाई चल रही है, सियासत चल रही है। जब सियासत चलेगी तो इस तरह के मुद्दे उठेंगे, इस तरह के एक्शन सामने आएंगे, हम आप देखते रह जाएंगे। और देश सबसे में ज्यादा की भावनाओं को कौन होगा? देखते वो हुए पाकिस्तान होगा, जो हमारा कमेटी सबसे जो बड़ा भी दुश्मन फॉर्म है। की गई थी उसको कह देना चाहिए कि हम किसी आक्रमणकारी की याद में हम उर्स क्यों मनाएंगे। ही वाज नॉट संत, वो कोई सूफी नहीं था, कोई संत नहीं था, वो तो सेनापति था। जी, तो कमेटी ने तो कहा, तो अब उन्होंने आज कहा, एडमिनिस्ट्रेशन ने आज कहा इस बात को। वही चीज़ तो कही एडिशनल एसपी और सर्किल अफसर ने वहाँ जा करके, और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने नोटिस जारी किया। जी, ये काम पहले भी तो हेमंत जी थोड़ा ये बताइए, ये औरंगजेब का क्या सिस्टम है कि ये जब तक जिंदा था तब भी कहर बनकर कत्लेआम करता था, 300 साल के बाद भी ये जिंदा है और कब्र से बाहर आता है, और कल रात तो ये नागपुर भी पहुंच गया। देखिए ब्रजेश भाई, ये कब्रों से जब तक खोद करके लोग निकाले जाते रहेंगे तब तक इस मुल्क में सियासत की तासीर अलग रहेगी। ध्यान दीजिएगा, किसी का बड़ा मुनाफा होगा, किसी का छोटा मुनाफा होगा, किसी का नुकसान होगा, किसी का फ़ायदा होगा। और मैं इतनी देर से आप डिबेट कर रहे हैं, आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बात किया, आपने भाजपा के प्रवक्ता से बात किया, आपने अखिलेश यादव की बाइट सुनाई, आपने भाजपा के नेता की बाइट सुनाई। आपको नहीं, पूरे हिंदुस्तान को देख कर लग रहा होगा कि माहौल क्या है, लोग चाहते क्या है। अच्छा, इस और मैं देश फिर के कह रहा नेता या लोग इस देश में कट्टरता लगातार बढ़ रही है। ब्रजेश जी, लगाव क्यों रखते हैं कि उनके खिलाफ बोलते नहीं हैं? उनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, आज भी वो एक एक्ट और कानून के तहत संरक्षित हैं। कोई भी सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो, किसी की भी हुकूमत हो, मैं तो चुनौती के साथ कहता हूँ, 1 इंच ज़मीन आप ईसाइयों की, उनके इंस्टीट्यूट की छू नहीं सकते। ओपनली ये बात कह रहा हूँ, छू के कोई दिखाए। बड़ी बात आपने कही, आप स्वयं लखनऊ के होंगे, आपने उनकी मोनोपोली चल रही है। सरकारें किराए के हेलीपैड पे उतरती हैं, उनकी ईसाइयों के हेलीपैड पे। ब्रजेश भाई सुनिएगा, इसका एक बड़ा स्पष्ट कारण है। मुसलमानों के वोटों के वारिस बन गए कुछ लोग, और हिंदुओं के वोटों के उत्तराधिकारी बन गए कुछ लोग। जी, लेकिन ये जो अंग्रेज थे, जो क्रिश्चियन थे, जो ईसाई थे, इनके वोटों का कोई बड़ा दावेदार फिलहाल नहीं है। कांग्रेस एक जमाने में हुआ करती थी, पर प्रॉपर्टी बहुत सी आपकी दबाए बैठे हैं ये लोग। अब देखिए, आप उस दिन बता रहे थे कि हजरतगंज एरिया में इनके 6 चर्च हैं, और आपके पास 6 मंदिर भी नहीं है सर। जी हाँ, सही कहा आपने, 6 चर्चों के बीच में आपने कहा, मैंने तो याद दिलाया। सिर्फ मैं तो वीरेंद्र जी को भी आमंत्रित करता हूँ इस डिबेट में। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए, ये एक आक्रमणकारी लुटेरे की याद में कुछ लोग उर्स क्यों मनाना चाहते हैं, और ये कब्रों से बाहर क्यों आ जा रहे हैं? इनको कोई ऐसी कब्र नहीं है कि परमानेंट दफना दिया जाए। जैसे नेपोलियन को आपको पता है 7 कब्रों में दफनाया गया, क्योंकि उसके बारे में मान्यता थी कि वो कब्र फाड़ कर भी निकलेगा और युद्ध के मैदान में नजर आएगा। तो उसका जो म्यूजियम पेरिस में बना, उसको 7 कब्रों के भीतर रखा गया है। इनका भी कोई ऐसा इंतजाम क्यों नहीं किया जाता? देखिए, इंतजाम तो 12वीं शताब्दी में ही हो गया था, लेकिन जब हम 21वीं शताब्दी में इस पर चर्चा करते हैं तो राजनीति में जब सत्ता और चुनाव और वोट महत्वपूर्ण हो जाता है, तब तमाम सारे आक्रांता और तमाम सारे पुराने लोग बाहर आ जाते हैं। इतिहास तोड़ मरोड़ कर जो चीज़ें लिखी गई, प्रचारित की गई, उन सब पर बहस चलने लगती है। बहस 500, 700, 1000 साल पीछे जरूर हो रही है, लेकिन देश आगे प्रगति कर रहा है। ये आर्थिक रूप से रोज समाचार पत्रों में दिखाई पड़ता है। मेला हमारे यहाँ तो जो हमारे महापुरुष हैं, जो प्रतिष्ठित लोग रहे हैं, और जो हमारे देवी देवता हैं, उनके
विरासत पर, उनकी ऐतिहासिकता पर, उनके काम पर लगते हैं मेले। और यही पैटर्न भारत में मुस्लिम महापुरुषों के लिए भी लागू होता है, जो समाज के कल्याण के लिए, जिन्होंने दीन के लिए इस समाज में रोशनी दिखाई, उनका भी भारत में हिंदू और मुसलमान उतना ही सम्मान करते हैं। लेकिन एक आक्रांता के नाम पर जब मेला की बात आती है तो स्वाभाविक है कि चर्चा होगी, और चर्चा भाजपा की सरकार में नहीं होगी तो फिर कहाँ हो पाएगी। देखिए, सैयद सालार मसूद गाजी को 12वीं शताब्दी में कहा गया कि वो गायों का संरक्षक था और वो एक उदारवादी राजा शासक था, जबकि सुहेल देव ने युद्ध करते हुए उसको मारा था 1034 में बहराइच में, और उस समय उसके पास 1 लाख से ज़्यादा की सेना थी। जो आदमी सोमनाथ से लूट कर चला हो और वो दिल्ली, मेरठ और कन्नौज और फिर बाराबंकी तक आ पहुंचा, और फिर उसने ये सोचा कि बहराइच पर हमला करके अयोध्या के राम मंदिर तक वो जीत ले, वहां पहुंच जाएगा। उसकी मंशा अयोध्या पहुंचने की थी, लेकिन महाराजा सुहेल देव ने उसको बहराइच में मार गिराया था। आज उसके नाम पर मेला की बात आई और उस पर रोक आ गई, और बहराइच में भी एक मेला लगता है सालार गाजी के नाम पर, उसका नाम है जेठ का मेला। और यहाँ संभल में नेजा का मेला, नेजा मतलब एक झंडा जो गाड़ दिया जाता है खोद के, जो ध्वज टाइप का होता है राजाओं का, उसको नेजा कहते हैं, और वो प्रतीक है उसके शासन का। देखिए, एक चीज़ तो ब्रजेश जी साफ आती है कि इतिहास में समय समय पर जो आक्रांता थे, किसी को नायक बता दिया गया, किसी को उदारवादी कह दिया गया, और किसी को धर्मात्मा बता दिया गया। जो लूट करे, हत्या करे, बलात्कार करे, वो बाद में आगे चल के महात्मा बन जाए, महापुरुष हो जाए, उसके नाम पर मेले लगने लगे। ये इस तरह की बड़ी सारी कहानियाँ इतिहास में हैं, तमाम अलग अलग तरह के पुस्तकें लोगों ने लिख दी हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि जिसने सोमनाथ में शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की हो, जो ज्योतिर्लिंग है, वो उससे बड़ा पाप कोई हो ही नहीं सकता है। और जिन इतिहासकारों ने हमारे तीर्थों को लूटने वाले महमूद गजनवी और उसके भांजे सालार गाजी को महिमा मंडित किया है, उन सबको खारिज होना चाहिए। वो पाकिस्तान में उनकी गुणगान हो, महिमा मंडन हो, इराक ईरान में हो, कहीं हो, लेकिन भारत में नहीं होना चाहिए। आज सालार गाजी ना तो कोई महात्मा है और ना कोई समाज का रक्षक। हजारों लाखों लोगों को रौंदा, मारा, महिलाओं बच्चों को किया उसने अत्याचार। लेकिन समस्या ये है कि भारत में जब बात करते हैं हम, तो लोग कहते हैं अरे वो इमारत बनाए रहे, उनकी स्थापत्य कला, उनकी पाक कला, उनका खाना पीना, उन सब पर भी देखिए, जो हमारे धरोहर बन गई हैं, जो हमारी संपत्ति हैं, जो कला का सम्मान है, वो भारत का, यही तो भारत की ताकत है, यही तो हिंदुत्व और भाईचारे की ताकत है कि हम हर अच्छी चीज़ को अपनाते हैं, वो चाहे मुसलमान के भीतर हो, चाहे सिख में हो, चाहे ईसाई में हो। मेल जोल को आगे बढ़ाते उन संस्कृतियों को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई उपद्रव करे, कोई मारकाट करे, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, और आने वाले पीढ़ियां भी इसको स्वीकार नहीं करेंगी। ब्रजेश जी, ये देश, संभल सिर्फ एक इशू है, संभल पर चर्चा हो रही है, लेकिन पूरे देश में इस बात पर सहमति है कि मुगल बादशाहों के रूप में जिन्होंने अच्छा काम किया, उनको लोगों ने सम्मान दिया है जी, और जिन्होंने लूटा, अत्याचार किया, वो तो मारे गए। किसी के बेटे ने मार दिया, किसी के भाई ने किसी को मार दिया। सत्ताओं की खातिर हत्याएं होती रही, ना बाप देखा, ना भाई, ना बेटा। इसमें बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। लेकिन
जिन्होंने हमारे परिवारों को लूटा, महिलाओं को लूटा, पूर्वजों को लूटा, महिलाओं पर अत्याचार किया, वे हमारे आदर्श नहीं हो सकते हैं और उनके नाम पर कोई पूजा नहीं हो सकती। हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी जैसे नायक हो सकते हैं और उनको मानना चाहिए। फिलहाल सुनिएगा कि हिंदू मंदिर तोड़ने वाला औरंगजेब हत्यारा था और राज खुला तो मुंह पर ताला, औरंगजेब हत्यारा था। गर्दन काटी और जनेऊ संतों का अपमान किया, काम किया जिसने हर काला, वह औरंगजेब हत्यारा था। और भोले शंकर की काशी में मस्जिद को तामीर किया और जिसने तोड़ा भव्य शिवाला, वो औरंगजेब हत्यारा था। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियंस और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, ऐसे इतिहास में कुछ उदाहरण भी भरे हुए हैं। विशेष तौर पर 19वीं शताब्दी में अवध में जो ब्रिटिश रेजिडेंसी के हेड थे विलियम हेनरी, वो एक बार इस क्षेत्र में दौरे पर गए थे और उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी संख्या में सैयद मसूद सालार गाजी की कब्र पर उर्स में प्रार्थना करने के लिए हिंदू आते हैं, ये देखकर वो अचरज में हैं, क्योंकि इतिहास ये बताता है कि इसी सैन्य गुंडे ने पूरे इस इलाके में हिंदुओं का कत्लेआम किया था। इस पर विलियम हेनरी ने बड़ी हैरानी जताई थी। इसके भी प्रमाण मिलते हैं और आज भी गाजी की जो कब्र है वो बहराइच में है। सरकार इस पर क्या ओपिनियन रखती है और क्या उसकी कब्र भी खोद दी जाए? अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो इस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डालेंगी कि क्या गाजी की कब्र खोदी जाए। मैडम देखिए, ऐसा ही किसी की कब्र खोदने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यह है कि सैयद सलार मसूद गाजी क्रूर आक्रांता भांजा महमूद गजनवी, जिसने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा तोड़ा, तो उसके नाम पर, उसकी याद पर उर्स ना मनाया जाए, उसको अपना खुदा बना के यहाँ पे संभल में मेला ना सजाया जाए, वो नहीं होना चाहिए। आप चाहती हैं कि कब्र बनी रहे सबकी? ये मुझे मालूम है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी उस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा उर्स लगवाएगी। ये वो लोग हैं। अभी मैं सुन रही थी समाजवादी पार्टी के उर्स तो आप भी ने 6 साल लगवाया जी। उर्स तो आपने भी 6 साल लगवाया। मैंने कहा ना कि 6 साल का, बाकी चीजों को तो देख लीजिए कितनी करेक्टिव मेजर्स हुए हैं। आप बता दीजिए। तो क्या आप हिमायत कर रही हैं कि गाजी की और औरंगजेब की कब्रें बनी रहें, उनको न छेड़ा जाए, न खोदा जाए? क्या चीज? क्या गाजी और औरंगजेब की कब्रें खोदी जाएं या न खोदी जाएं? भाई, भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार ने एक बार भी नहीं कहा है कि वे इनकी कब्रें खोदी जाएं। कहा योगी सरकार ने, कहा मोदी सरकार ने, कहा तो कब्रों से निकालना भी बंद कर दीजिए। पर हमें बहुत ज्यादा इनको दफन रहने दीजिए ऐसे लोगों से कि जो इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, इनको अपना खुदा बनाते हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इन्होंने एक बार भी महाराणा प्रताप सिंह जी का नाम नहीं लिया, छत्रपति शिवाजी का नाम नहीं लिया, हाजी साहब इंतजार करिएगा, आऊंगा, नाम नहीं लिया। अरे जिनका आप नाम ले रहे हैं ना साहब, वो हलाल हिंदू हैं, जिनको अपने आप को मुसलमानों के सामने जस्टिफाई करना है और हिंदुओं को, सनातनी हिंदुओं को फराज किदवई, गो अहेड, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट है। ठीक है ना? इनके मैडम थैंक यू। अब फराज किदवई आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं उनको टाइम देता हूँ। फराज किदवई, सवाल आपसे डायरेक्ट है और जवाब आप सीधे देंगे। गो अहेड, बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो मुझे हंसी से ज्यादा रोना आने लगता है। अरे साहब, नाथूराम गोडसे को जिनके सांसद बताते हों कि वो देशभक्त है, नाथूराम गोडसे को जो लोग बताते हों कि वो महात्मा था, हिंदू महासभा गोडसे को श्रद्धांजलि देती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये द हिंदू में छपा था 4 मार्च 2025 को। कालीचरण महाराज ने खुलेआम धर्म संसद में गांधी जी को अपशब्द बोले। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कोई हम लोगों को ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है ब्रजेश जी के ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर, क्योंकि नाथूराम गोडसे जिसका ब्रांड एम्बेसडर हो दूसरे को लेक्चर नहीं दे सकता। एक बात मैं बस कहकर के अपनी बात खत्म कर दूंगा। अभी हमारी बहन ने बोला तुष्टीकरण। गोविंद वल्लभ पंत जी ने एक रेजोल्यूशन पास किया था और एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी के मुखिया थे सरदार पटेल जी।
उस कमेटी ने 2 इंग्लिश में वर्ड लिखे, मैं आपको बता रहा हूं, उसका हिंदी में तर्जुमा कर दे रहा हूं कि अब यह जरूरी हो गया है कि एक नए चैप्टर की शुरुआत की जाए और जब तक इस देश का अल्पसंख्यक संतुष्ट नहीं होगा हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो ये यहां कह के जाएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोविंद वल्लभ पंत जी भी तुष्टीकरण कर रहे थे। तो ब्रजेश जी है क्या कि भारतीय इन लोगों की कब्रें खुदवाई जाएं, डिलीवरी तो है नहीं। पिछले 11 साल में अब ना मसला रहेगा, ना कब्र रहेगी, ना ये बार बार इनका राजनीतिक इस्तेमाल होगा। एक बार में फाइनल इनका कर दीजिए। ब्रजेश जी, सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी का हो जाएगा अगर कब्रें खुदवा दी गई, चाहे वो औरंगजेब। नुकसान तो सर आपका भी होगा क्योंकि आप भी उसी के बेनिफिशियरी हैं, जैसा हेमंत तिवारी जी कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा। नहीं, हम तो देखिए हम बिल्कुल भी जैसे अभी हमारी बहन ने कहा ना कि राजनीति तो सिर्फ सत्ता पाने के लिए की जाती है। समाजवादी पार्टी सत्ता पाने के लिए राजनीति नहीं। थैंक यू सर। समाजवादी हाजी नाजिम खान, न्याय और आप कुछ कहना चाह रहे थे हाजी साहब, आप बोल सकते हैं। आप धन्यवाद फराज किदवई जी, बहुत शुक्रिया आपका सर, धन्यवाद सर। हाजी साहब बोलिए, आप क्यों हाथ उठा रहे थे, बताइए। मुझे एक आपत्ति थी, जो भाजपा की प्रवक्ता बार बार ये कह रही थी कि देखिए इनके खुदा है। तो देखिए मैं इनको एक चीज बता दूं कि भारत के मुसलमानों का क्या, पूरी दुनिया के मुसलमानों का सिर्फ एक ही खुदा है जिसको हम अल्लाह कहते हैं। देखिए अल्लाह को हम मैडम प्लीज वेट, मैं टाइम दूंगा। हाँ, जिस तरीके की बात ये बार बार कर रहे थे, बार बार सोमनाथ के मंदिर का जिक्र कर रहे थे, अगर मैं इनसे एक बात पूछ लूं कि तुम भारत के अंदर जिस तरीके का नफरती एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हो, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बाहर जो कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, वो संगठन है, उन संगठनों पे कब आप बैन लगा। आपको क्या दिलचस्पी है औरंगजेब में? उसने कौन सी मुसलमानों की भलाई कर दी? आपका कौन सा मसला है मसूद गाजी के साथ? आपके लिए उसने आपकी कम्युनिटी के लिए क्या कर दिया जो इतनी मोहब्बतें दिखा रहे हैं आप? ब्रजेश जी देखिए, हम लोगों की मोहब्बत नहीं है, हम लोग ये चाहते हैं कि जो दुनिया से फानी हो गया, जो भारत के जमीन के अंदर दफन है, तो उनको उखाड़ने से क्या। तो यहाँ तो अंग्रेज भी दफन है सर, अंग्रेजों का तो यहाँ सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट है। आप कभी उनको अपोज नहीं करते हो, आपको भी सूट करता है कि आप इस तरह का काम करो, अंग्रेजों की निंदा करो ना। हाँ ब्रजेश जी बिल्कुल, हम अंग्रेजों की जो भारत के अंदर कब्र है उन कब्रों को भी उखाड़ा जाए और ब्रिटिश हुकूमत के यानी कि इंग्लैंड को वापसी भेजी जाए उन कब्रों को। और जो प्रॉपर्टी खरबों की दबाए बैठे हैं, जिसका जिक्र हेमंत जी कर रहे थे कि 90% हजरतगंज उनका है, नाम हजरतगंज है और है सब ईसाइयों का। हाँ ब्रजेश जी बिल्कुल, ये पॉइंट की बात है जो आप बड़ी ऊंची बात कही हेमंत जी ने भाई। हाँ बिल्कुल, ये पॉइंट की बात है। देखिए भारत के अंदर इतने जो मिशनरी है जिन्होंने इतने भारत की जमीनों पर कब्जा कर रखा, भारत का जो अनमोल चीज थी कोहिनूर, और उन्होंने ये भी कहा उसके बारे में कि इस पूरी रोड पर सिर्फ एक दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है और एक छोटी सी मस्जिद है राजभवन के सामने, बाकी 6 बड़े बड़े चर्च हैं और इतने बड़े बड़े हैं कि उसमें एक शहर समा जाए। क्या जानकारी दी हेमंत जी ने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनकी इन्फॉर्मेशन का। हाँ ब्रजेश जी, ये छोटी सी मस्जिद नजर आती है इनको, लेकिन जो ब्रिटिश हुकूमत की जो यहाँ पर जमीन कब्जाई हुई है ब्रिटिश हुकूमत में, वो इनको थैंक यू सर। अच्छा हेमंत जी को आउट ऑफ टर्न मौका दिया जाए, आपकी बात का जवाब देना चाहते हूँ काफी देर से। 1 सेकंड रुक जाए आप हाजी साहब। हेमंत जी गो अहेड। हेमंत जी सर बोलिए। देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान की राजनीति आज जिस मोड़ पर है और राजनीति में कामयाबी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं उसको स्वादिष्ट और लाभदायी बनाने के लिए उसमें ये हिंदू मुस्लिम एक बहुत बड़ा एजेंडा है। ये एजेंडा ख़त्म होने वाला नहीं है, ये एजेंडा चलता रहेगा क्योंकि हमारे राजनेता कहीं न कहीं उनके विचार, उनका आचार, सत्ता में रहते उनके क्रियाकर्म इस प्रकार के होते हैं कि वो ऐसे परिलक्षित होते हैं कि सीधे सीधे या तो हिंदू के साथ हैं या मुसलमान के साथ हैं। तो जाहिर सी बात है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। फिलहाल तो यही चल रहा है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी बेहतर हिंदुत्व की एकता की राजनीति कर रही है, वो उसी पे कायम रहेगी। और जब इस और दूसरी बात, अभी अखिलेश जी ने जो जवाब दिया, उन्होंने कुंभ का भी जिक्र किया, बात बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन कुंभ के जिक्र करने की क्या बात थी? वो तो ये भी कह सकते थे कि उर्स मेले या इस तरह की जुटान वो लोगों की आस्था। अच्छा पता नहीं इन लोगों का क्या, क्रिश्चियंस पे कुछ बोलने में सब कतराते हैं। मुझे लगता है इस पैनल में मैं अकेला हूँगा जो बोल दिया, बाकी हेमंत जी अपना सवाल खुद ही भूल गए।
नहीं, मैं सवाल आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। ये इसमें कोई शक नहीं कि जो ब्रिटिश मिशनरी ने जिस तरह का काम इस देश में कर रही है बहुत अच्छा नहीं है। और अभी आपने स्वयं जिक्र किया, मैं उसके अलावा इलाके बता दूं कि कमज़ोर गरीब गुर्गों को देख करके ख़ास तौर से शेड्यूल्ड कास्ट के जो वंचित और परेशान लोग हैं, इनको जिस तरह से इनके परिवर्तन की कोशिशें पिछले कुछ वर्षों नहीं दशकों से हुई हैं, अभी भी चल रही हैं। कायदे की बात है कि हिंदू मुस्लिम छोड़ के पहले सत्ता शासन को उस पर ध्यान देना चाहिए। चक्रपाणी जी, आपके लिए हमारे एक बड़े लॉयल दर्शक हैं, वो बहराइच से हैं। उन्होंने एक प्रश्न भेजा है मुझे फेसबुक पर कि आपसे पूछा जाए। उन्होंने कहा कि चक्रपाणी जी से कहिए कि उनको हम श्रावस्ती और बहराइच आमंत्रित करते हैं, वो आएँ और देखें कि ईसाई मिशनरीज़ कितने बड़े पैमाने पर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ के भीतर सक्रिय हैं और धर्मांतरण कराया जा रहा है पैसे सुविधाओं का लालच आदि देकर। ब्रजेश जी, देखिए बहराइच में और तमाम इन उत्तर प्रदेश के अन्य जहाँ पे हो रहा है, हमारी वहाँ पे हिंदू महासभा की टीम बहुत काम कर रही है और संत महासभा की, ऐसा नहीं है, और कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ेगा तो बहराइच हम जाएंगे भी, और भी जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी हम लोग जाएंगे। लेकिन एक बात को ज़रूर समझना होगा हमें कि एक पॉलिसी ज़रूर बनाने की आवश्यकता है कि किसी भी तरीके से कोई भी आक्रांता या मुगल है या अंग्रेज हैं जिन्होंने हमारे देश को लूटा, जिन्होंने हमारे देश की स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया, उनके नाम से कोई भी सड़क, रोड या कोई भी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। और उसको अगर जो उसका किसी भी तरीके से महिमा मंडन कोई कर रहा है इस देश में रह करके, इस देश के खा करके, और हेमंत जी कह रहे हैं लखनऊ में बर्लिंगटन चौराहे तक का तो नाम बदला नहीं। निश्चित रूप से राष्ट्र हेमंत जी हिमायत कर रहे हैं कि बर्लिंगटन चौराहे का नाम तो बदलवाइए। जी क्या किससे पूछ रहे हैं? हेमंत जी कह रहे हैं कि भाई बर्लिंगटन चौराहा नाम क्यों रहेगा? नहीं, हेमंत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल है कि अभी आज़ादी के बाद से आखिर क्यों नहीं ऐसा हुआ? एक तरफ तो तुष्टीकरण में अंधे होकर के तत्कालीन लोगों ने अब देश विभाजन करा दिया, पाकिस्तान दे दिया, और जो हिंदुस्तान रहा उसी में भी जो है मुगलों का जो है महिमा मंडन कर रहे हैं, औरंगजेबों का महिमा मंडन हो रहा है, गाजी का महिमा मंडन हो रहा है। अरे राजा सुहेलदेव का महिमा मंडन क्यों नहीं? बिल्कुल होना चाहिए सर, क्यों नहीं? हमारे महापुरुषों बहादुरों को याद रखना चाहिए सर। ये देश हमेशा बहादुर और वफादार लोगों को याद करता है सर। बिल्कुल वही बात ब्रजेश जी मैं भी कह रहा हूं। तो अपने देश के जो राष्ट्रभक्त है बहादुरों का सम्मान होना चाहिए सर। मरने के 1000 साल के बाद भी लोग आपको याद करें, ऐसे कर्म करके हमें जाना है सर। बिल्कुल। एक बात और है ब्रजेश जी, बहुत आखिरी बात, एक लाइन। हाँ हेमंत जी 10 सेकंड दे पाऊंगा सर। मियां की बात लोग करते हैं, मुजावर की बात ही नहीं करते। ओके ऑल राइट। अनिला जी, तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण, आपके पास 15 सेकंड है, गो अहेड। देखिए, दो बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि जो हाजी निजाम खान साहब बैठे हुए हैं, नाजिम खान, हाँ अच्छा नहीं मैं पढ़कर ही बोल रही हूँ, हाजी नाजिम खान लिखा हुआ है। तो मैं इनको ये कहना चाहूंगी, साहब मैंने ये कहा कि सैयद सलार मसूद गाजी को आप खुदा मानकर उनके नाम पर उर्स कर रहे हैं। मैंने उनको खुदा नहीं बोला था, ठीक है? खुदा एक ही होता है, भगवान एक ही होता है, हमारा हो चाहे वो आपका हो। तो हम भी तो ये इसलिए वो इस लायक नहीं है थैंक यू मैडम, उसको इतना ज्यादा आप तवज्जो आप सबका बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि ईसाइयों की बात बहुत डिबेट हुआ। मैं आपको याद होगा कि कर्तव्य पथ पर जॉर्ज V की मुजावर की बात ही रह गई, नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस जी की। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ और अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सबने अपनी अपनी इस कार्यक्रम में शिरकत की। और बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।